प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखें। उत्तर हो जाएगा, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? उत्तर होगा, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण R संघन माध्यम में बने आपतित कोण I से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष संघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। पेरिस्कोप किसे कहते हैं? इसके क्या उपयोग है? उत्तर हो जाएगा, पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिकों समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक एक है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक एक होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसके नियमों को लिखें। उत्तर होगा, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण I की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण R की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। उत्तर होगा, अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है। बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंपों, सर्चलाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। सेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं।
समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। उत्तर होगा समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? आंसर है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखलाई पड़ता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? उत्तर है, किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब क्या है? आंसर है, किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है, मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? उत्तर होगा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? आंसर होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर जा सकता है, अतः यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? उत्तर है, क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? उत्तर होगा, अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसारित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहते हैं। किरण क्या है? उत्तर होगा, प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। किरण
तीन प्रकार के होते हैं: संश्रित किरण, पुंज किरण, अपसृत किरण और समांतर किरण पुंज। विवर्तन क्या है? आंसर होगा, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? उत्तर होगा, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। यह सभी रंग अलग अलग कण पर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी सबसे अधिक। वर्ण क्रम को VIBGYOR के द्वारा याद रखा जा सकता है। प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वाह या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। दो आँखों की क्या उपयोगिता है? उत्तर होगा, वस्तु को दो आँखों से देखने की उपयोगिता निम्न है। पहला पॉइंट है, वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक लगाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, दोनों आँख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती रहती है। समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है? आंसर हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्क में समंजन 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होता है। जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर होगा, दोनों स्थितियों में नज़दीकी वस्तु को ना देख पाना तथा अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण है। दीर्घ दोष में अभिनेत्र लेंस बीच में पतला हो जाता है या नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यह दोष पश्चमाभी पेशियों के कमजोर पड़ जाने से है, तो वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती है और इस दोष को जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। ऐसा दोष अधिकतम आयु में वृद्धि होने पर हो जाता है। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? उत्तर होगा, किसी वस्तु को आराम से
सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेमी दूर रखना होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती। यदि कोई वस्तु नेत्र के अधिक अधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बने, जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? उत्तर होगा, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आँखों तक पहुँचता है, कभी नहीं पहुँचता। इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है, जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है। क्यों? उत्तर होगा, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? उत्तर होगा, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखलाई पड़ जाती है। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। उत्तर होगा, किसी चालक तार से प्रति सेकेंड बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। चुंबक किसे कहते हैं? उत्तर होगा, वे पदार्थ चुंबक कहे जाते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे स्वतंत्रतापूर्वक वायु में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। इसमें उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव होते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? उत्तर होगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्षेत्र के किसी बिंदु विशेष पर दिक्सूची दो दिशाओं को इंगित करेगा, जो असंभव है। यही कारण है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है।
विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है? उत्तर होगा विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अतः विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा से कौन दो हानियां होती है? उत्तर होगा प्रत्यावर्ती धारा से निम्नलिखित हानियां है। तो दो हानि को लिखना है। पहला है प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता है। दूसरा है इस धारा से विद्युत विच्छेदन नहीं किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? उत्तर होगा वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। विद्युत मोटर के कुछ उपयोग को लिखें। विद्युत मोटर के उपयोग निम्नलिखित है। पहला है विद्युत पंखों में, दूसरा है रेफ्रिजरेटरों में, तीसरा है विद्युत मिश्रकों में, चौथा है वॉशिंग मशीनों में, पांचवा है MP3 प्लेयरों में। चुंबकत्व की असली पहचान क्या है? उत्तर होगा चुंबक में सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। दो लोहे के टुकड़े लिए जाएं और इनके एक छोर दूसरे के दूसरे छोर से सटाने पर अगर प्रतिकर्षण होता है तो दोनों लोहे के टुकड़े चुंबक होंगे। विद्युत फ्यूज क्या है? यह किस मिश्र धातु का बना होता है? उत्तर होगा विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। यह अति भारण अथवा लघु पतन के कारण उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के बहने पर यह गल जाता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज तार तांबे तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखें। उत्तर होगा दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम जब दाहिने हाथ तर्जनी अंगुली, माध्यिका अंगुली और अंगूठा इस प्रकार फैलाकर रखा जाता है कि तीन उंगलियां एक दूसरे के साथ लंबवत हो। अगर तर्जनी उंगली चुंबकीय बल की दिशा की ओर, अंगूठा चुंबक की गति की दिशा की ओर इंगित करे तो माध्यमिका उंगली प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। उत्तर होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यम व अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाइए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
तथा माध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो चालक की गति की दिशा अंगूठे की दिशा में होगी। लघु पथन से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, किसी कारण से जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे से सट जाते हैं तो लघु पथन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है। धारा के उच्च होने पर काफी ताप उत्पन्न होता है जिससे अग्नि की उत्पत्ति होने लगती है तथा परिपथ में आग लगने का भय रहता है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? उत्तर होगा, बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार रहता है। इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैसें N2AR यानी कि नाइट्रोजन और आर्गन आदि भरी जाती है ताकि बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर बतावें। उत्तर होगा, नरम लोहे के क्रोड पर धारावाही कुंडली लपेटकर धारा प्रवाहित की जाए तो यह विद्युत चुंबक बन जाता है। इसका चुंबकत्व तभी तक रहता है जब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। कार्बन स्टील के छड़ को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो कुछ देर बाद यह चुंबक बन जाता है। अब धारा का बहना बंद कर दिया जाता है तब भी यह छड़ अपने चुंबकत्व का त्याग नहीं करता है। यह अस्थायी चुंबक कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाओं को देखकर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? उत्तर होगा, चुंबकीय बल रेखाओं के देखने पर पता चलता है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के पास बल रेखाएं काफी समीप संघन है, अर्थात ध्रुवों पर चुंबकीय बल अधिक है। बल रेखाओं के अन्य भागों पर बल रेखाएं दूरस्थ है, अतः इन क्षेत्रों में चुंबकीय बल अपेक्षाकृत कम है। बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो वहाँ क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो असंभव है। ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा, ऊर्जा स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत के अंदर सौर ऊर्जा, वायु, बहते पानी, ज्वार भाटे, सागर तरंगों तथा बायोगैस आदि आते हैं। अनवीकरणीय स्रोत के अंदर कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का दीर्घकाल तक उपलब्ध रहने की संभावना है।
लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अकाल्पनिक है, इसकी धीरे धीरे समाप्ति संभव है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? उत्तर होगा भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गर्भ में गर्म चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है, जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है और उच्च दाब पर की भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाता है तथा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जीवाश्म ईंधन क्या है? उदाहरण सहित लिखें। उत्तर होगा जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्मी ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है, अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए। लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोल। नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर होगा यूरेनियम भारी द्रव्यमान पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। सौर स्थिरांक की परिभाषा करें। उत्तर होगा पृथ्वी की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका सन्निकटन मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है। बायोगैस किसे कहते हैं? बायोमास क्या है? उत्तर होगा बायोगैस विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस बनते हैं। इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। बायोमास पादप और जंतु के शरीर में जो पदार्थ वर्तमान रहता है उसे बायोमास कहते हैं। बायोमास भी ईंधन का एक स्रोत है। सौर पैनलों के दो उपयोग को लिखें। उत्तर होगा सौर पैनल के उपयोग निम्नलिखित है। पहला है सौर पैनल में कोई गतिशील पुर्जा नहीं है, अतः इसका रख रखाव सस्ता होता है। दूसरा है इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में भी स्थापित किया जा सकता है। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। बीजेपी पर ये आरोप लगता है कि उसने देश बेच दिया, LIC बेच दी, बैंक्स बेच दिए, एयरपोर्ट्स बेच दिए, रेलवे बेच दी, सेल भेल वगैरह वगैरह। देखिए ये सिर्फ एक पक्ष है जो आपको बताया जा रहा है। एक दूसरा पक्ष भी है कि बीजेपी ने बहुत कुछ खरीदा भी है, जैसे चुनाव आयोग खरीदा है, ED खरीदी है, CBI खरीदी है, मीडिया खरीदी है। इसलिए दोनों पक्षों को जानना बहुत जरूरी है। और कुछ बचा है तो आप बताइए। प्राकृतिक गैस तथा CNG क्या है? उत्तर होगा उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव्य रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे CNG कहा जाता है।
प्राकृतिक गैस और सीएनजी का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है।